ठीक है पाटिल भाई, चालू करें, लेवल सबके निकलेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा डेटा टाइप्स क्या होता है और साथ ही साथ हम देखेंगे कि हमारा वेरिएबल्स क्या होता है। देखो, अब अगर बात आती है एक कोड की, किसी प्रोग्राम की, तो एक्चुअली में हम वहां काम क्या कर रहे हैं? हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। हम अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और बेस्ड ऑन दोज इंस्ट्रक्शंस हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है? हमें आउटपुट दे रहा है। बीच में सबसे मेन रोल जिसका रहता है वो होती है मेमोरी। जिसका सबसे मेन रोल है वो है मेमोरी। भैया आपका कोई भी डेटा हो गया, आप स्टोर किस में करोगे? मेमोरी में करोगे। आपका कोई इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, उसको स्टोर किस में करोगे? मेमोरी में करोगे। आपके जितने भी आउटपुट्स आ रहे हैं, आपके जितने भी कोड्स आ रहे हैं, कहां पे स्टोर करोगे? मेमोरी में स्टोर करोगे। अब ये जो मेमोरी है, इसके अंदर वो कौन सी यूनिट्स है जहां पे हम अपने डेटा को स्टोर कराते हैं? तो भैया वो है बाइट्स बिट्स। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको चीज बना के दिखाई, इसको आप समझो कि ये है हमारी मेमोरी। ये है हमारी मेमोरी। इसके अंदर कोई भी डेटा अगर हमें इंसर्ट कराना है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है ऑफ 5 नंबर्स, 6, 7, 8, 9 और 1, ये 5 नंबर्स हैं। इसकी लिस्ट मुझे अपनी मेमोरी के अंदर इंसर्ट करानी है और मेरे पास मेमोरी में कुछ कॉलम्स हैं। ये कॉलम्स हैं। अब इसके अंदर इस डेटा को अगर मुझे इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले मुझे अपनी मेमोरी स्पेस को यह बताना पड़ेगा कि मैं इन ब्लॉक्स के अंदर किस टाइप के डेटा को इंसर्ट करा रहा हूं। सबसे पहले मुझे टाइप ऑफ द डेटा बताना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या बताऊंगा कि ये जो मेमोरी लोकेशन हमने करी, ये जो लोकेशन में क्रिएट करी है, ये जो मेमोरी एड्रेस है, यहां पे हम इंटीजर, भैया क्या ये इंटीजर है? हाँ जी भैया ये इंटीजर है। हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कराने वाले हैं और इसका नाम, ये जो मेमोरी एड्रेस हमने इस लिस्ट के लिए एलोकेट करा है, इसका नाम हमने लिख दिया क्या भैया? लिस्ट। क्या लिख दिया भैया? लिस्ट। हमने क्या किया? मेमोरी में एक छोटी सी स्पेस क्रिएट करी जिसका नाम रखा हमने लिस्ट। हमने उसे बता दिया कि जिस टाइप का डेटा हम आपके अंदर इंसर्ट कराने वाले हैं वो है इंटीजर, और इसके अंदर डायरेक्टली 6, 7, 8, 9 और 1, 6, 7, 8, 9 और 1 हम इंसर्ट करा देंगे। हमने 3 स्टेप्स में अपनी चीज को परफॉर्म किया। पहला क्या किया? सबसे पहला किया भैया हमने डेटा टाइप को इनिशिएट। हमने सबसे पहले बताया कि ये जो मेमोरी एड्रेस है उसका डेटा टाइप क्या होगा। दूसरा हमने बताया कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। वेरिएबल का नाम क्या होगा? वेरिएबल वो नाम है जिसको हम, ये जो मैंने आपको बताया ना कि मेमोरी एड्रेस है, इसको हमने एक नाम दे दिया लिस्ट। इसी लिस्ट को हम वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? वेरिएबल। सबसे पहले क्या किया? डेटा टाइप बताया, उसके बाद हमने वेरिएबल्स का नाम बताया और असाइनमेंट ऑपरेटर भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, इक्वल टू लगा के हमने इसके अंदर इस लिस्ट को इंसर्ट करा दिया। 6, 7, 8, 9 और 1। इसी को अगर मैं आपको कोड की भाषा में बताऊं तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, भैया इंटीजर नाम का डेटा हमें स्टोर कराना है। दूसरा जो वेरिएबल का नेम है वो है लिस्ट और उसके अंदर ये 5 वैल्यूज हमें स्टोर करानी है। अगर आप कुछ इस तरीके का कोड अपने कंपाइलर के अंदर लिख देते हो तो कंपाइलर को क्या चीज समझ में आएगी कि भैया लिस्ट है, उसके अंदर हमें ये स्टोर कराना है। अब ये तो थोड़ा सा एरेज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आप सिर्फ और सिर्फ डेटा एलोकेशन की बात करो, एरेज में अभी आगे आपको पढ़ा रहा हूं। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि जैसे यहां मैंने इंटीजर को इंसर्ट कराया, ठीक उसी तरीके से और कितने तरीकों से और कितने डेटा टाइप्स ऐसे होते हैं, कितने तरीकों से हम डेटा को मेमोरी के अंदर इंसर्ट करा देते हैं। वहीं पे साथ ही साथ ये जो मैंने नेम डिफाइन कर दिया लिस्ट, इसको लिखने के क्या सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में शायद बता चुका हूं। दोबारा मैं उस चीज को यहां थोड़े नोट्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये वीडियो को ज्यादा लंबी ना करते हुए हम बढ़ते हैं भी अपने डेटा टाइप। जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया, डेटा टाइप स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड। मैंने लिस्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको मैंने स्पेसिफाई किया कि भैया तुम इंटीजर नाम का डेटा ही स्टोर करा सकते हो अपने अंदर। दे आर एसेंशियल फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल।
किसी भी मेमोरी में अगर आपको डेटा इंसर्ट कराना है विथ अ नेम जिसे हम वेरिएबल कहते हैं, तो आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप डिफाइन करना। अगर हम C++ लाइब्रेरी की बात करें, सॉरी C++ को मैं लाइब्रेरी कह रहा हूं, C++ लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर अ वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल टू डिराइव एंड यूजर डिफाइंड। अब ये फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइन क्या होते हैं भैया? अगर मैं बात करूं फंडामेंटल की, तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जो ऐसे डेटा टाइप्स जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन आते हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि हो गया भैया हमारा इंटीजर, जिसे हमने अभी यूज किया, जैसे कि हो गया भैया हमारा कैरेक्टर, आगे यूज करेंगे, जैसे कि हो गया भैया हमारा बुलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, और ये एक वाइड कैरेक्टर। इसको मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये बाकी के जितने भी है 5-6 इनको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी दिमाग मत लगाओ भैया ये क्या है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप इन C++ इज द फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल भैया नींव, ऐसे डेटा टाइप्स जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बिल्ट इन आते हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हुआ? हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरे टाइप ऑफ डेटा रहते हैं भैया डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इन्हीं इनबिल्ट डेटा टाइप्स को यूज करके हमने कुछ फर्दर डेटा टाइप्स डिफाइन किए, डिराइव किए, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? सबसे पहला आता है भैया फंक्शन, दूसरा आता है भैया एरे, तीसरा पॉइंटर और चौथा रेफरेंस। अब हल्के हल्के में तो मैं आज बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं, फंक्शंस, एरेज, मैं इनके लिए इंडिविजुअल स्पेसिफिक वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आप डीएसए पढ़ने वाले हो, आगे चल के आप अपना डेवलपमेंट करने वाले हो, वहां पे फंक्शन और एरेज इन जैसे कॉन्सेप्ट्स को आप भरमार तरीके से यूज कर रहे होगे, इतना ज्यादा यूज कर रहे होगे कि अगर आज आपने इस चीज को समझ लिया तो आगे चल के दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आज आपने अपनी नींव सही कर ली तो आगे चल के आपको फंक्शंस और एरेज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखना उन वीडियोस को। अब तीसरा डेटा टाइप आता है भैया यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हमने क्या देखा कि पहला है हमारा इनबिल्ट, जो कि कंप्यूटर के साथ आता है, दूसरा आता है डिराइव्ड, जो इन्हीं इनबिल्ट को यूज करके बना हुआ है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स को यूज करके हमने डिराइव्ड डेटा टाइप्स बनाए, और तीसरी कैटेगरी आती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद डिराइव करते हैं, हम खुद इनको डेवलप करते हैं, खुद इनको डिफाइन करते हैं। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब इन्हीं डेटा टाइप्स में ये लास्ट वाला जो टाइप डेफ है, इनको भी आज मैं नहीं पढ़ा रहूंगा क्योंकि सिलेबस में भी नहीं और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चार चीजें भैया, क्लास क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है और आपका इनम क्या होता है, इन चार चीजों को मैं आज बता रहा हूँ। क्या हमें इतना क्लियर हो गया कि भैया डेटा टाइप की डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरी चीज क्या हमें समझ में आ गया कि C++ के अंदर डेटा टाइप की वेरियस वेराइटीज क्या होती है। अब मूविंग फर्दर ऑन टू द बिल्ट इन डेटा टाइप्स, अगर मैं बात करूं आपके बिल्ट इन डेटा टाइप्स की, तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स। ऐसे डेटा टाइप्स जो कि बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे प्रेजेंट हैं, इन्हीं को यूज करके डिराइव डेटा टाइप्स बनते हैं, इन्हीं को यूज करके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेसिक डेटा टाइप की, सबसे पहले बिल्ट इन डेटा टाइप की, तो वो है भैया हमारा इंटीजर। इंटीजर सपोज जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इंट लिस्ट वगैरह वाली चीज बताई थी। सपोज लिस्ट की जगह पे हमने एक नंबर को स्टोर कराना है, वहां हमने 5 नंबर लिए थे ना। सपोज कि मुझे एक नंबर किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराना है। अब उस मेमोरी लोकेशन को जिसको हमने पहले लिस्ट का नाम दिया था, अब उसको हम एक कोई सा नाम ले लेते हैं A सपोज। अब इसके अंदर मैंने रख दिया 25, इसके अंदर मैंने रख दिया 25। भैया लास्ट में आपने क्या लगाया, जिस तरीके से हिंदी या इंग्लिश में आप डॉट लगाते हो किसी भी सेंटेंस को एंड करते टाइम पे, या आप हिंदी में एक ऐसा स्लैश लगाते हो, ठीक उसी तरीके से प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इस चीज को यूज करते हैं जिसे शायद सेमीकोलन कहते हैं। तो ये वाली चीज आ जाती है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सेंटेंस में मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन किया, दूसरा मैंने वेरिएबल का नाम दिया, और तीसरा मैंने डेटा को इंसर्ट कराया।
ठीक है, यहां पे इस केस में जिस डेटा टाइप का मैंने यूज किया है वो है हमारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप क्यों यूज किया भैया? क्योंकि इंटीजर वैल्यू को हमें स्टोर कराना था। ठीक उसी तरीके से अगर यहां मुझे सपोज a इज इक्वल टू ए ही स्टोर कराना होता, अगर मुझे ए के अंदर कोई नंबर ना लेके किसी लेटर को स्टोर कराना होता, किसी कैरेक्टर को स्टोर कराना होता भैया, मैं तब क्या करता? तब मैं करता भैया यहां पे कैर, यहां पे यूज करता मैं इंट की जगह पे कैर। अब यहां एक लेटर एक वर्ड भी आ सकता है, लेकिन आप किसी सेंटेंस को नहीं लिख सकते हो। सेंटेंस की बात मैं थोड़ी सी आगे कर रहा हूँ। यहां पे आप जो ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है, इसके अंदर आप या तो सेट ऑफ लेटर्स जिसे हम वर्ड्स भी कहते हैं या इंडिविजुअल लेटर्स को भी स्टोर करा सकते हो। अब ठीक इसी तरीके से ये जो नंबर मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर के लिए मैं कैरेक्टर इरेज कर दूं क्या? हाँ जी, इरेज कर दो। ये जो नंबर आपने बताया, अगर ये नंबर 25.5 होता, अगर ये नंबर हमारा पॉइंट में होता तब क्या करते भैया? अगर ये नंबर हमारा पॉइंट में होता तो यहां लगा देते हम भैया फ्लोट। क्या लगा देते भैया? फ्लोट। हम बता देते अपने कंपाइलर को कि ये ए के अंदर जो हमने नंबर स्टोर कराया है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। क्या है भैया? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। ठीक उसी तरीके से अगर यही नंबर पॉइंट के बाद ज्यादा बड़ा हो जाता है, पॉइंट के बाद ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसे हम डबल के अंदर स्टोर कराते हैं। डबल समझो कि फ्लोट का थोड़ा बड़ा वाला भाई। चार चीजें अभी तक समझी। सबसे पहले हमने इंटीजर समझा, जिसके अंदर हमने एक नॉर्मल नंबर को स्टोर कराया जो कि हमारा इंटीजर नंबर है। दूसरा हमने समझा कि भैया कैरेक्टर क्या होता है, कैर डेटा टाइप क्या होता है। तीसरा हमने समझा फ्लोट डेटा टाइप क्या होता है, जिसके अंदर हम पॉइंट के बाद अगर एक दो डिजिट्स है तो उसे स्टोर कराते हैं। फिर हमने देखा कि भैया हमारा डबल डेटा टाइप क्या होता है, और एक और आता है लॉन्ग डबल, जो कि धीरे धीरे यूजेज के टाइम पे आप समझ जाओगे। लॉन्ग डबल भाई कहानी समझ में आ रही कि अगर डबल से भी एक्सटेंड हो रही है चीजें तो वहां हम लॉन्ग डबल को यूज कर रहे होंगे। अब यहां तक मैंने क्या क्या कवर कर दिया? सबसे पहले मैंने इंटीजर कवर कर दिया, मैंने कैरेक्टर कवर कर दिया। अब इसको आप मतलब पढ़ लेना, इसको नोट्स में आप बना लेना, मैंने बहुत किफायती तरीके से इस चीज को लिखा है। बूलियन अभी बचा हुआ है वो बता रहा हूं। फ्लोटिंग पॉइंट हमने देख लिया, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर फ्लोट और डबल हमने दोनों ही देख लिया। एक वॉइड बचा हुआ है, मैं वॉइड भी आपको बता रहा हूं। अब बच गया क्या? बूलियन। बूलियन के अंदर हम किसी चीज को नहीं डाल रहे होते। जैसे सपोज कि यहां पे मैंने एक नंबर डाल दिया, हम कैरेक्टर में किसी कैरेक्टर को डाल रहे होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में पॉइंट के बाद किसी वैल्यू को डाल रहे होते हैं। लेकिन जो बूलियन होता है, जो बूल होता है, उसके अंदर हम ट्रू या फॉल्स को डाल रहे होते हैं। क्या भैया? ट्रू या फॉल्स को डाल रहे होते हैं। जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हो, इफ हो गया, एल्स हो गया, एल्स इफ हो गया, तो ऐसी जगह पे हम क्या यूज करते हैं भैया? बूल यूज करते हैं। ये चीज बिना कॉन्टेक्स्ट के समझ में नहीं आने वाली है, तो अभी बस इतना समझो कि जो बूलियन डेटा टाइप होता है, इसके अंदर मात्र दो वैल्यूज होती हैं, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स। डिजिटल में शायद आपने ये चीज पढ़ी होगी, डिजिटल में अभी कहां पढ़ी होगी, लेकिन B3 में शायद ये चीज पढ़ी होगी कि जो हमारा डिजिटल इकोसिस्टम होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कहानी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 0-1 में चीजें चलती है। ऐसे ही समझो कि जो बूलियन है उसका ट्रू मतलब 1 और उसका फॉल्स मतलब 0। उसका ट्रू मतलब 1, उसका फॉल्स मतलब 0। तो जब सपोज कि कोई कंडीशन हमने अपने कंपाइलर को दी कि अगर ये वाला चीज हो तो हमें ये करना है, और अगर ये दूसरी वाली चीज हो तो हमें ये करना है। हमने एक कंडीशन दे दी कि अगर भैया मेरा जो पेन है वो यहां पे रखा हुआ है तो एक झापड़ मारो, यहां पे रखा हुआ है तो 2 झापड़ मारो। अगर यहां पे रखा हुआ है, मैं कंपाइलर से पूछ रहा हूं कि क्या मेरा पेन इधर साइड में रखा हुआ है, क्या मेरा पेन लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, वो बोलेगा हाँ भैया ट्रू, मेरा जो पेन है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, तो मैं खुद को एक झापड़ मार लूं। तो ये जो ट्रू एंड फॉल्स वाली कहानी है कि क्या ये पेन लेफ्ट साइड में रखा है, क्या ये पेन राइट साइड में रखा है, तो ये जो पूरी कहानी है ये बूलियन से हैंडल होती है। अब ये चीजें प्रोग्राम के टाइम पे अगर मैं आपको करा रहा हूँ तो वहां पे मैं ज्यादा अच्छे से स्पेसिफाई कर रहा हूँ। बूलियन भी आपका कवर हो गया। अब बच गई वॉइड की बात। जब हम अपने फंक्शंस बनाते हैं, जो कि मैं अभी अगले वीडियो में शायद आपको पढ़ाने वाला हूं, जब हम अपने फंक्शंस बना रहे होते हैं तो इन फंक्शंस को बनाते टाइम पे, फंक्शंस क्या है, सपोज मैंने एक सम नाम का एक फंक्शन बनाया, सम नाम का हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, उस सम नाम के फंक्शन के अंदर मैं a और b सपोज 2 नंबर्स इंसर्ट कर रहा हूं, 2 और 5,
2 और 5 को मैंने इंसर्ट किया और जो सम नाम का फंक्शन है वो मुझे 7 रिटर्न कर रहा है। कोई एक ऐसी मशीन है जिसका नाम है सम, उस मशीन को मैं 2 नंबर्स देता हूं और वो मशीन एज एन आउटपुट मुझे उसका एडिशन करके दे देती है। उसी मशीन को हमने क्या बोला? फंक्शन बोला। क्या बोला? फंक्शन बोला। उस मशीन का नाम हमने सम रख दिया। सम क्या भैया? ये वाला सम, ये वाला सम हमने नाम रख दिया। अब जब हमें पता होता है कि इस केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 2 नंबर दिए और उसने उसका एडिशन करके दे दिया। मैंने 2 नंबर कौन से दिए भैया? 2 और 5। क्या ये दोनों इंटीजर नंबर्स हैं? क्या ये दोनों इंटीजर नंबर्स हैं? रिटर्न में मुझे क्या मिलने वाला है भैया? इंटीजर नंबर मिलने वाला है। जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन बना रहे होते हैं, उसके पहले हमें उसे डेटा टाइप देना होता है। जिस तरीके से हम वेरिएबल्स को डेटा टाइप देते हैं, ठीक उसी तरीके से जब हम फंक्शन के नाम को डिक्लेयर कर रहे होंगे, इसके अंदर हम फंक्शन का जो भी कॉन्टेक्स्ट है कि भैया वो क्या करेगा, क्या परफॉर्मेंस कर रहा होगा, उस चीज को लिखेंगे। अभी के लिए समझो कि ये जो फंक्शन का नाम हमने यहां पे लिखा, इसके पहले हम यहां पे इंट लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर वहां से लौट के आने वाला है या जो डेटा वहां से लौट के आने वाला है वो इंटीजर टाइप ऑफ डेटा रहेगा। लेकिन एक ऐसे केस में जहां हमें स्पेसिफाई नहीं करना होता है कि कौन सा डेटा टाइप रिटर्न होके आने वाला है, इस केस में हम यहां पे लिखते हैं वॉइड। क्या लिखते हैं भैया? वॉइड। वॉइड से हमें क्या समझ में आ रहा है? वॉइड जो वर्ड है इसका इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है भैया? नल, खल्लास, खत्म, कुछ नहीं, खोखला जिसे कहते हैं। वॉइड का मतलब एक्चुअल खोखला। तो यही वाला जो कॉन्टेक्स्ट है यहां पे यूज किया गया है कि जो आपका फंक्शन है, अगर उसे हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना है तो हम वहां वॉइड लगा देते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई भैया? वॉइड वाली चीज में हमें समझ में आ चुकी है। अब इस चीज को आप नोट कर लो। कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। हालांकि ये जो वॉइड वाली कहानी है फंक्शन में और अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एरेज और फंक्शन, इसके बाद 2 वीडियोस आने वाली हैं, उसमें अपनी जान झोंक देना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आगे आप अगर आज मिस कर रहे होगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। अब जो हमारा टाइप्स ऑफ डेटा टाइप था, ये जो डेटा टाइप का चार्ट मैंने आपको बताया, इसमें सबसे पहले हमारा फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। दूसरी तरफ बढ़े तो हमारा है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। क्या है भैया? हमारा है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अगर मैं बात करूं अपने डिराइव्ड डेटा टाइप्स की, तो यहां मैं आपको 3 डिराइव्ड डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूंगा। पहले भैया मेरा एरे, दूसरा है मेरा फंक्शंस और तीसरा है मेरा पॉइंटर। जिस तरीके से मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको लिस्ट का एग्जांपल दिया था, लिस्ट का एग्जांपल मैंने दिया था। अब सपोज मुझे एक सिंगल वैल्यू, अगर मुझे एक सिंगल वैल्यू किसी भी डेटा टाइप में या किसी भी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करानी है, सपोज ये मैंने एक मेमोरी लोकेशन ले ली जो कि 4 बाइट की मेमोरी अपने अंदर स्टोर करा सकता है। इसका नाम मैंने रखा ए और मैंने बता दिया कि भैया इसके अंदर जो डेटा टाइप मैं स्टोर कराने वाला हूं वो है इंटीजर डेटा टाइप, और इसके इक्वल टू में मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो डेटा मैं स्टोर करा रहा हूं वो है 6। मैंने क्या किया? मेमोरी में एक लोकेशन अलॉट करी जिसका नाम रखा मैंने ए, उसको मैंने स्पेसिफाई किया कि आपका डेटा टाइप इंटीजर होने वाला है और उसके अंदर मैंने 6 को एलोकेट कर दिया। अब ये तो कहानी हो गई एक नंबर की। सपोज आपके जो मास्टर जी हैं उन्होंने कहा कि भैया मुझे मेमोरी में 100 नंबर तक चाहिए। सपोज मुझे 1 2 3 4 100 नंबर्स तक मुझे मेमोरी में एलोकेट करके दो। अब आप क्या कर रहे हो? आप वेरिएबल्स बनाना बैठ रहे हो। सबसे पहले आपने लिखा भैया इंट a1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा आपने लिखा इंट a2 इज इक्वल टू 2। तीसरा आपने लिखा इंट a3 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही करते करते सपोज आपने दिन लगा दिए, रातें लगा दी और आप इंट 100 तक पहुंच गए। इंट a100 इज इक्वल टू 100 तक आप पहुंच गए। मास्टर जी मैंने ये काम कर दिया। मास्टर जी मारेंगे आपको एक झापड़, बोलेंगे मुंह रख। जब हमारे पास एरे नाम की चीज रहती है तो आपने इस गधी चीज को क्यों यूज किया? जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू होती है, सपोज मेरे पास एक कोई लिस्ट है, लिस्ट में हर आइटम का डेटा टाइप सेम है, तो वहां पे मैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स यूज नहीं कर रहा हूंगा। वहां पे एक डेटा टाइप जो कि डिराइव्ड है, सेम आपके जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं उन्हीं से डिराइव्ड होके बना हुआ है, उसे कहते हैं एरे। जो हमारा एरे डेटा टाइप रहता है वो क्या करता है? सेम डेटा टाइप की जितनी भी वैल्यूज है उनको इकट्ठा स्टोर कर लेता है। जो यहां पे आपने मूर्ख वाली चीज करी है, इसी को मैं बड़ी ही आसानी से क्या कर सकता हूं? मैंने लिखा भैया इंट, ठीक है। मैंने डिफाइन कर दिया कि जो लिस्ट जो एरे में बना रहा हूं
उसका डेटा टाइप क्या होगा, मुझे भैया 1 to 100 करना है ना, सारे के सारे इंटीजर्स है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इंटीजर लिखूंगा कि भैया लिस्ट में मैं जितने भी अपने जो मेरा एरे है, जो मैं एरे बनाने वाला हूं, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे इंटीजर हैं। दूसरा मैंने इसका नाम रखा, सपोज मैंने लिस्ट ही रख लिया, और इसको मैंने स्पेसिफाई किया 100 लोकेशंस। मैंने इसको स्पेसिफाई किया 100 लोकेशन कि भैया 1 to 100 मुझे चीजें स्टोर करानी है। अब अगर 1 to 100 मुझे चीजें स्टोर करानी है तो मुझे 100 जगह चाहिए होंगी। मेरे पास 1 से 100 आदमी हैं सोने के लिए, मुझे 100 बिस्तर चाहिए होंगे। तो ऐसा समझो कि कितने बिस्तर आपको चाहिए, कितनी मेमोरी लोकेशंस आपको चाहिए, वो हम यहां बता रहे होते हैं इन द, ये आपका जो भी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर हम बता रहे होते हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू लगा के, जिस तरीके से हम यहां अपना 1 2 और ये चीजें लिख रहे थे, ठीक उसी तरीके से हम करली ब्रेसेस अब लगाएंगे, यहां पे करली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर 1 2 3 टिल द 100 हम चीजें एलोकेट। ये जो मैंने आपको कोड लिख के दिया, ये जो कोड मैंने आपको लिख के दिया है, ये छोटा सा एक लाइन का कोड आपका वही काम करेगा जो आपने ये दिन रात बराबर लगा के किया है। सेम काम यहां पे होने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि अबे ये जो 1 to 100 जो आपके मास्टर जी ने बोला था कि 1 to 100 मुझे मेमोरी के अंदर स्पेसेस एलोकेट करके दो, वो सेम काम मैंने एरे से कर ली और वो आप सेम काम वेरिएबल्स का यूज करके कर रहे थे। जो हमारा एरे होता है उसे हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, सबसे पहले भैया हमने डेटा टाइप बताया कि उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर एरे के अंदर हम कौन सा टाइप ऑफ डेटा इंसर्ट कराने वाले हैं। दूसरा हमने बताया कि भैया हमारे एरे का नाम क्या होगा। तीसरा हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बताया कि जो हमारी एरे है उसका साइज क्या होगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू लगा के हमने करली ब्रेसेस में सारे के सारे एलिमेंट्स बता दिए जो कि हमें एरे के अंदर स्टोर कराने हैं, भैया बहुत ही डेप्थ मैंने एरे आपको बता दिया, शायद मेरी भी गलती है, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, मगर अगली वीडियोस में मैं इसी चीज को और इन डेप्थ आपको कवर कर रहा हूं। लेकिन अभी के लिए ऐसा समझो कि जब सेम टाइप ऑफ डेटा बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट है और उसे हमें बहुत ही कंसाइज कोड में लिखना होता है, बहुत ही कंसाइज कोड में मेमोरी एलोकेशन करना होता है, तब हम एरेज को यूज करते हैं। चलिए, एरेज की बात बहुत ज्यादा हो गई भैया, एरेज की बात बहुत ज्यादा हो गई। अगर देखो समझ में आया हो तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो एरे वाली आने वाली है तो तब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। दूसरा है भैया पॉइंटर्स। जब आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे होगे, लिंक लिस्ट भी मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, तो जब आप लिंक लिस्ट पढ़ रहे होगे तो वहां पे आपके पास 2 डब्बे होंगे, 2 मेमोरी लोकेशंस होंगी। अब जो आपकी पहली मेमोरी लोकेशन है, सपोज ये किसी 404 एड्रेस पे पड़ी हुई है। जो आपकी दूसरी मेमोरी लोकेशन है, ये सपोज किसी 1014 एड्रेस पे पड़ी हुई है। अब इन दोनों एड्रेसेस को अगर आपको आपस में लिंक करना है तो आप एक चीज यूज करोगे जिसका नाम होता है पॉइंटर। आप क्या कर रहे होगे कि ये जो मेमोरी है इसके अंदर सपोज 2 जगह है ना, 2 स्पेसेस है, तो पहली वाली स्पेस के अंदर हमने इसका डेटा स्टोर करा दिया। सपोज कि ये मेमोरी एड्रेस जो भी डेटा कंटेन कर रही है मैंने उसको स्टोर करा दिया। मेरा मन है कि मुझे इसके अंदर 6 को कंटेन करवाना है, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। और दूसरा मैं क्या चाहता हूं कि ये जो दूसरी स्पेस है इसके अंदर मैं अगली वाली जो मेरी अगली मेमोरी है उसका एड्रेस स्टोर करा दूं। क्या करूं, ये जो उसका एड्रेस है ना, मैं चाहता हूं कि इसकी दूसरी स्पेस जो है इसके अंदर मैं इसका एड्रेस स्टोर करा दूं। मैं चाहता हूं कि जो 1014 है ना, 1014 है उसको मैं यहां स्टोर करा दूं। अब सपोज ये वाली जो आपकी मेमोरी एड्रेस है, मैं भी बहुत ही लेमैन टर्म्स में उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। इसको एक्चुअल में मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस, ये सब नामों से नहीं पुकारा जाता है। आगे मैं चीजें बता रहूंगा, अभी ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि मैं बार बार लिंक लिस्ट यूज कर रहा हूं, मैं बार बार नोड्स यूज कर रहा हूं, ये वर्ड्स को मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। तो ये मत समझना कि मास्टर हमें पढ़ा नहीं रहा है ढंग से, बस ऐसा समझो कि अभी आपकी सहूलियत के लिए मैं वो चीजें आपको नहीं बता रहा हूं। तो मुझे क्या करना है कि ये 2 मेमोरी लोकेशन है, एक में मुझे अपना एलिमेंट डालना है, इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, ABCD जो भी आप डालना चाहो, और दूसरे वाले में मुझे अगला जो मेरा मेमोरी लोकेशन है उसका एड्रेस डालना है। इस पोजीशन पे अगर इसका नाम मैंने रख दिया A और इसका नाम मैंने रख दिया B, इसका नाम मैंने रख दिया A और इसका नाम मैंने रख दिया B, तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं इंट स्टार A, इंट स्टार A इज इक्वल टू B, अगर मैं कुछ इस तरीके से कोड लिख रहा हूं तो मेरा कोड क्या समझेगा कि जो A है
उसके पॉइंटर को ऐसा समझो कि यहां से हमने एक तीर निकाला, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे एक तीर निकाला और जाके यहाँ पे पॉइंट कर दिया। जैसे जब हमारी ट्रेन चलती है तो बीच में कुछ ऐसे जोड़ने के लिए लगे रहते हैं ना, दो बोगीज को जोड़ने के लिए हमारे बीच में कुछ तार लगे हुए होते हैं, हमारे कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से इन दो बोगीज को जोड़ने के लिए, जिनका नाम ए और बी है, हमने क्या किया, पॉइंटर्स का यूज किया। पॉइंटर्स इज नथिंग बट, अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पर पॉइंटर लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इस जगह पर दूसरे वाले मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है उसको स्टोर कर रहे हो। बहुत ही सिंपल, बहुत ही लेमन टर्म्स में बता रहा हूं। जब आप क्लास एंड फंक्शंस की चीजें यूज कर रहे हो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की चीजें यूज कर रहे होगे, तब आप पॉइंटर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होगे। अभी के लिए ये मैंने नोट्स अगर बनाए हैं, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बच्चे बैठे हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे बैठे होंगे जिनको चीजें उतनी आसानी से समझ में नहीं आ रही है। जो स्मार्ट बच्चे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द वन। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, भैया आप उनसे भी ज्यादा अच्छे जाओगे, ज्यादा दूर तक जाओगे जो स्मार्ट है। आपको क्या करना है कि अभी शांति रखनी है। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इन चीजों को नोट करते जाना है। जितना मैं समझा रहा हूं उसको थोड़ा बहुत नोट कर लेना और एग्जाम में इस चीज को समझ में लिख के आ जाना। जब मैं डीएसए पढ़ा रहा हूँ तब बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को लिसन करना जो मैं पॉइंटर्स और क्लासेस की बातें बता रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं बात करूं फंक्शंस, पॉइंटर हो गया क्या? हाँ जी भैया, पॉइंटर हो गया। तो कुल मिला के ये कहानी रहती है पॉइंटर की। पॉइंटर ऐसा समझो कि वेरिएबल्स दैट स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। मैंने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल्स है, मैंने इसको स्पेसिफाई किया कि भैया आपको बी नाम के वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको स्टोर करना है। उसके लिए मैंने ये छोटा सा कोड लिखा है। कुल मिला के पॉइंटर्स की कहानी ये होती है कि अगर आपको एक वेरिएबल के अंदर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तब हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। चलिए, अगला है भैया आपका फंक्शंस। शायद मैंने फंक्शंस अभी समझा दिया आपको, शायद मैंने अभी फंक्शंस आपको समझा दिया। फंक्शन क्या होता है, जब मैं वॉइड समझा रहा था तब मैंने आपको फंक्शन समझाया क्या होता है। फंक्शन इज अ मशीन जिसे हम कुछ इनपुट देते हैं और क्योंकि वो उस मशीन का जो भी काम है, सपोज फंक्शन को मैंने सम नाम दिया, अब वो क्या करेगा, एडिशन करके देगा। सम नाम की एक मशीन है जिसे मैंने दो नंबर्स दिए 2 और 3 और वो मुझे आउटपुट में दे रहा है 5। क्या मैंने उसे 2 और 3 दिया और उसने आउटपुट में मुझे दे दिया 5। तो वो मशीन क्या कर रही है, जो नंबर्स मैं उसको इनपुट में दे रहा हूं उसे वो एज एन एडिशन मुझे आउटपुट में दे रही है। तो फंक्शंस का कुल मिला के काम यही रहता है कि ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। इस केस में ये जो मशीन है ये मुझे सम एडिशन करके दे रही है। एडिशन अपने आप में एक स्पेसिफिक टास्क है। फंक्शन लिखा किस तरीके से जाता है, फंक्शन लिखा किस तरीके से जाता है, छोटा सा मैं आपको बता देता हूं, अगली वीडियो में ज्यादा अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मैंने फंक्शन का डेटा टाइप बताया कि कौन सा डेटा टाइप वो रिटर्न करने वाला है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको वॉइड के केस में सेम चीज बताई थी ना कि जो डेटा टाइप वो रिटर्न करने वाला है पहले हमें उसे स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद सम जो कि फंक्शन का नाम है मैंने वो बताया। उसके बाद मैंने दो नंबर्स का जिक्र किया कि भैया एक मैं आपको 2 नंबर दूंगा, जो फंक्शन है मैं आपको 2 नंबर दूंगा ए और बी, मैंने उसको डिक्लेयर किया। और फंक्शन बॉडी के अंदर मैंने क्या कोड लिखा कि भैया अगर मैं ए और बी आपको दूं एज एन इनपुट तो आपको क्या करना है, रिटर्न कर देना है ए प्लस बी। रिटर्न का मतलब मुझे आउटपुट में दे देना है ए प्लस बी। तो अगर मुझे ए की जगह पे मैंने ए की जगह पे 2 लिख दिया और बी की जगह पे 3 लिख दिया तो ये फंक्शन मुझे क्या करेगा, 5 रिटर्न करके दे देगा, 5 आउटपुट में दे देगा। तो फंक्शन की कहानी कुल ये है। क्या हमें अभी तक पॉइंटर्स, एरेज, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप समझ में आ चुके हैं? यूजर डिफाइंड तो मैं भी आगे समझा रहूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि भैया ये है कुल मिला के हमारे डिराइव्ड डेटा टाइप्स। क्या है भैया डिराइव्ड डेटा टाइप्स, इसको नोट करो। उसके बाद हम बढ़ते हैं भैया हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगला आपका डेटा टाइप क्या हो गया भैया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। हमने अभी तक क्या देखा, हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स क्या होते हैं। फंडामेंटल को यूज करके जो थोड़ी एक्सटेंडेड वर्जन था, सपोज कि फंडामेंटल में हमारे क्या आते हैं, एरेज, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, फंडामेंटल के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, फ्लोट वैल्यूज आते हैं। इंटीजर्स को यूज करके मैंने एरेज बनाया, मैंने एरे एक लिस्ट बनाई, वो इंटीजर को यूज करके ही बनी ना, तो ये हमारा इंटीजर हो गया फंडामेंटल डेटा टाइप्स। उसी से हमने डिराइव करके एरेज, पॉइंटर और फंक्शन जैसी चीजें बताई जो कि है हमारा डिराइव्ड डेटा टाइप्स। अब इन्हीं दोनों चीजों को यूज करके हम बनाने वाले हैं अपने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। सपोज एक कॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली भैया कॉलेज के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स होने वाले हैं। एक हमारा कॉलेज है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब इस कॉलेज ने अपना डेटा मेंटेन करके रखा है।
अपना डेटा किसी सर्वर में मेंटेन करके रखा है, किसी स्टोरेज फैसिलिटी में मेंटेन करके रखा है, और इसने एक फैकल्टी हायर की है, एक फैकल्टी हायर की है जिसे करनी होती है एंट्री। किसी भी नए स्टूडेंट का एडमिशन हुआ तो इस फैकल्टी को क्या करना होता है, उसकी एंट्री करनी होती है। कॉलेज वालों ने क्या करके रखा है, इन्होंने बना के रखा है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन्होंने क्या कर दिया है, एक ढांचा तैयार कर दिया है, एक ढांचा तैयार कर दिया है कि भैया स्टूडेंट जितने भी हैं, हर स्टूडेंट के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। सबसे पहले उसका नाम होगा, दूसरा उसका रोल नंबर होगा, उसकी एज होगी, फिर उसका एड्रेस होगा। कॉलेज वालों ने इन फैकल्टी को एक ढांचा दे दिया कि भैया इन चार चीजों को आपको फिल करना है। कोई भी नया एडमिशन हो तो उसका नाम लिख लेना, उसका रोल नंबर बता देना, और उसका एज लिख लेना, और उसका एड्रेस लिख लेना। तो ये जो ढांचा है, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं भैया, ढांचा को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसा समझो कि स्टूडेंट नाम का मैंने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, स्टूडेंट नाम का मैंने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया, जिस तरीके से इंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को स्टोर करा सकते थे, मैंने जो स्टूडेंट नाम का डेटा टाइप बनाया उसके अंदर आप नेम जो कि एक स्ट्रिंग है उसको स्टोर करा सकते हो, आप रोल नंबर जो कि शायद एक नंबर आएगा उसको स्टोर करा सकते हो, आप एज जो कि एक नंबर है अगेन उसको स्टोर करा सकते हो, एक एड्रेस जो कि अपने आप में एक स्ट्रिंग है उसको स्टोर करा सकते हो। मतलब कि जो मेरा स्टूडेंट डेटा टाइप है जिसे कॉलेज वालों ने खुद बनाया है, उसके अंदर वैरायटी ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं जिन्हें आप यूज करके इस डेटा को बना सकते हो, इस स्टूडेंट की प्रोफाइल को बना सकते हो। इसी चीज को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर। तो हमारा जो पहला यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो है भैया स्ट्रक्चर्स। क्या है भैया, स्ट्रक्चर्स आर कस्टम डेटा टाइप दैट ग्रुप्स वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स, नेम डिफरेंट, रोल नंबर डिफरेंट, एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हमने एक इंडिविजुअल एंटिटी के अंदर स्टोर कर दिया। उसी एंटिटी को हम क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, स्ट्रक्चर कहते हैं। हालांकि सी में स्ट्रक्ट यूज होता है, स्ट्रक्चर को हम जब कोड लिख रहे होंगे तब हम यहाँ पे स्ट्रक्ट लिख रहे होंगे, लेकिन जब हम C++ में आते हैं तब हम क्लास का यूज करते हैं। मैं इसी वीडियो में आगे भी बता रहा हूं कि भैया क्लास का क्या सीन है, लेकिन अभी के लिए समझो कि अगर मुझे कोड के अंदर कुछ ऐसा डिक्लेयर करना है, अगर मुझे कोड के अंदर कुछ ऐसा डेटा टाइप खुद का यूजर डिफाइंड बनाना है, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट। जिस तरीके से अभी तक हम लिख रहे थे ना, इंट a = 20, तो सबसे पहले हम उसका डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे। अभी तक हम इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन कर रहे थे, अब डिफाइन कर रहे हैं कि जो हम अपना डेटा बना रहे हैं, जो हम अपना डेटा टाइप बना रहे हैं, या जो हमारा वेरिएबल है, स्टूडेंट एक वेरिएबल का नाम है, जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रक्चर स्टोर्ड है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा स्टोर्ड है जो कि कॉलेज वालों ने बनाया है। हमने सबसे पहले स्ट्रक्ट बताया, कंपाइलर को बताया कि जो हमारा आगे कोड लिखा हुआ है एक स्ट्रक्चर का कोड है, हमने डेटा टाइप डिक्लेयर किया, स्ट्रक्चर वो हमारा डेटा टाइप है। हमने स्टूडेंट बताया कि ये जो वेरिएबल है इसका नाम है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले हमारा नेम होगा, उसकी एज होगी, स्टूडेंट का जीपीए होगा। जो जीपीए होता है जनरली 8.5, 9.1, जो आपका सीजीपीए एसजीपीए हो गया, कॉलेज में हो आप अगर सेकंड सेम में हो तो आप जो भी आपका एसजीपीए सीजीपीए वाली चीज होंगी वो हम इसके अंदर स्टोर करा रहे होंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट के बाद है तो ऑब्वियसली हम इसको फ्लोट डेटा टाइप बता रहे होंगे। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, अगर हमें इस तरीके से कॉलेज की नकल करनी है और हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्ट लिखना होगा, वेरिएबल का नाम बनाना होगा, उसके अंदर जो भी डेटा हम स्टोर कराने वाले हैं उसको इंडिविजुअल एक वेरिएबल बताना होगा, उसका डेटा टाइप बताना होगा, फिर दूसरा जो स्टोर कराने वाले हैं उसका वेरिएबल का नाम, उसका डेटा टाइप, ऐसे ही जो तीसरा चीज हम स्टोर कराने वाले हैं उसका डेटा टाइप का नाम और उसका वेरिएबल का नाम। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया ये स्ट्रक्चर क्या होता है? इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूं।
ये अगर लिखना चाहो तो एज एन एग्जांपल लिख सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये चीज समझो कि भैया हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर ये 3 चीजें हमने अलग अलग स्टोर कराई। अब अगर मुझे इस स्ट्रक्चर को यूज करना है, जो हमारे फैकल्टी है वो अगर इस स्ट्रक्चर को यूज करना है तो सबसे पहले वो हमारे इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, इस स्ट्रक्चर को कॉल करेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है तो सबसे पहले हमने स्टूडेंट को कॉल किया। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट 1 नाम की एक स्पेस बनाई, स्टूडेंट के अंदर हमने स्टूडेंट 1 नाम की एक स्पेस बनाई। ऐसा समझो कि एनिमल, जो आपका एनिमल क्लास है, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट, एक नया प्रजाति बना दी जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं भैया? स्टूडेंट। अब क्योंकि एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज डिफाइंड है कि एनिमल का कुछ नेम होगा, उसकी कुछ एज होगी, भैया एनिमल का कुछ सीजीपीए भी होगा, हाँ एनिमल स्कूल भी जाता है, एनिमल का कुछ सीजीपीए भी होगा। तो अब इसी एनिमल कैटेगरी में हमने एक स्टूडेंट नाम की प्रोफाइल बना दी, जिसका जो कंटेंट है कि ये जो स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट है भैया, जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका नाम स्टूडेंट है, हमने उसको कॉल किया, उसके अंदर हमने स्टूडेंट 1 बनाया कि पहला स्टूडेंट, उसके अंदर ये जो तीनों प्रोफाइल से हमने फिल किया। सबसे पहला क्या है भैया? उसका नाम, डबल कोट्स में हमने उसका नाम लिखा, हमने उसकी एज लिखी जो कि है 20, कॉमा से हर चीज सेपरेटेड होगी। फिर हमने उसका सीजीपीए लिखा जो कि है 3.75, बहुत ही कम सीजीपीए भैया, ये आदमी पढ़ता नहीं था, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आपका 9.7 होगा। क्या होगा भैया? 9.7 होगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमें क्या समझ में आया? जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके अंदर यूजर खुद से अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर सकता है। उस डेटा टाइप के अंदर आपको जो जो भी चीजें नेसेसरी है आप वो अपने हिसाब से डाल सकते हो। स्वाद अनुसार आप नमक डालो, शक्कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसी चीज को अगर यूज करना है तो कुछ इस तरीके से उसका कोड हो रहा होगा। सबसे पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखोगे, स्ट्रक्चर के नाम के अंदर फिर जो सब नेम है, जो आपको एक नया स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर को यूज करके जो ऑब्जेक्ट बनाना है, इस स्ट्रक्चर को यूज करके जो एंटिटी बनानी है उसका नाम लिखोगे और उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी आपका डेटा है उसको इंसर्ट कर दोगे। क्या ये स्ट्रक्चर की कहानी हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अगर इसको आप कॉलेज वाली चीज से रिलेट करके समझोगे तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर डायरेक्टली स्ट्रक्चर में जंप करोगे तो शायद अच्छे से समझ में ना आए। हमें समझ में आ गया भैया स्ट्रक्चर की कहानी क्या होती है। इसको नोट कर लो फटाक से। चलो, नोट करने के बाद, नोट कर लिया ना, बहुत जल्दी आ गया क्या मैं? चलो एक बार और नोट कर। चलिए, एक तो ये बोर्ड, इतना नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने यूनियंस की तरफ। अब ये जो यूनियन है, और यूनियन और स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। जो आपका यूनियन है और यूनियन और स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को शेयर करता है। मैंने क्या बोला? शेयर नहीं, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस को यूज करता है। लेकिन जो आपका यूनियन है वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है, लेकिन वो सेम, कोई भी डेटा उसको स्टोर कराना है उसको सेम मेमोरी लोकेशन चाहिए होती है। कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स, यूनियन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर्स बट शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। ये जितने भी मेंबर्स हैं आपके, इन सभी को स्टोर कराने के लिए वो सेम मेमोरी लोकेशन को यूज करता है। अब ये यूनियन किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है भैया? अगर आपको यूनियन डिक्लेयर करना है तो ये स्ट्रक्ट की जगह पे आप यूनियन लिख दोगे, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। और बाकी इसी तरीके से इसको कॉल किया जाता है। इसके अंदर आप इक्वल टू डाल के अपनी वैल्यूज को भी डाल सकते हो, कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, तो ये यूनियन की कहानी भी हमें समझ में आ गई भैया। यूनियन के बाद शायद मेरा क्लास आ रहा होगा, यूनियन के बाद इनम आ रहा है। चलो, एन्यूमरेशन जो आपका होता है, जिस तरीके से जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो आपका स्ट्रक्चर से है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग वैरायटी ऑफ डेटा को स्टोर करा सकते हैं। सपोज जो हमने स्टूडेंट नाम रखा, अब उसके अंदर नेम है, एज है। अब किसी स्टूडेंट का जो नाम है वो है सपोज राहुल, किसी स्टूडेंट का नाम है अंकित, किसी स्टूडेंट का नाम है सत्यम। कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्टूडेंट का नाम आपको क्या रखना है। लेकिन when it comes to enumerations, तो इनम हम उस जगह पे यूज करते हैं जहां पे हमें लिमिटेशन हो कि इन्हीं सेट ऑफ डेटा से आप कुछ नाम ले सकते हो। सपोज जैसे अगर वहां पे इंट, सपोज कैरेक्टर नेम, जैसे एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे जो आपकी स्ट्रिंग नेम है, अगर ये नेम की जगह पे कलर होता, अगर इस नेम की जगह पे कलर होता, क्या आपके पास इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कलर्स है? नहीं भैया, आपके पास इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कलर्स नहीं है। आपके पास वही लिमिटेड कलर्स हैं। रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया,
ठीक है, तो जब हम ये चीज कर रहे होते हैं, जब हमें ये चीज डिफाइंड होती है, जब हमें प्री डिफाइंड होता है कि कौन सा डेटा हम इंसर्ट कराने वाले हैं, या सपोज जो नेम है, नेम के अंदर हम क्या डालने वाले हैं, तब हम इनम्स का यूज करते हैं। एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज जिस तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखते थे, हम अब यहाँ पे इनम लिख रहे हैं। इनम का हमने वेरिएबल नेम क्या दिया, कलर दिया, और उसके अंदर हमने 3 कलर्स को डिफाइन कर दिया। हमने क्या किया, 3 कलर्स को डिफाइन कर दिया, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 कलर्स को डिफाइन करने के बाद, इन 3 कलर्स को डिफाइन करने के बाद मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसी ये जो इनम है, इसी का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। और ये जो कलर है, सबसे पहले हमने इस वेरिएबल को कॉल किया जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर में स्टूडेंट को कॉल करते थे। अब इस स्टूडेंट, या मैं कहूं इस कलर के अंदर मैं माई कलर को कॉल बना रहा हूं। जिस तरीके से हम स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट 1 बनाते थे ना, ठीक उसी तरीके से कलर के अंदर मैंने माई कलर बनाया, और इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर को स्टोर कर दिया। ये जो ग्रीन कलर आया, क्या मैंने इसको आउट ऑफ नोवेयर, जैसे राहुल, सत्यम, अंकित हो गया, आउट ऑफ नोवेयर मैंने थोड़ी इसका नाम रख दिया। ये ऐसा डेटा होगा जो ऑलरेडी आपके इनम के अंदर प्रेजेंट होगा। तो इनम की पूरी ये कहानी है। हालांकि आप ज्यादा इस इनम को यूज भी नहीं कर रहे हो, आप ज्यादातर वही क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाली चीजें यूज कर रहे होगे, या अगर आप सी यूज कर रहे हो तो आप स्ट्रक्ट वगैरह की चीजें यूज कर रहे होगे। इनम वगैरह ज्यादा यूज होता नहीं है। बस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब लास्ट में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट आता है आपका क्लास। जिस तरीके से मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया, ठीक उसी तरीके से C++ के अंदर क्लास होता है। अब क्लास को मैं, ये अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है तो आप इस चीज को नोट कर लो, लेकिन मैं एक एज एन एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। जो हमारा क्लास होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। मैंने एक बनाई कार। सपोज आपके पापा को, आपके जो पिताजी हैं, जो आपके पापा हैं, उनको भाई गाड़ी 4 चक्के में चलना है, 4 व्हीलर में उनको चलना है, 4 व्हीलर में पापा को चलना है। शायद एग्जांपल में गलत दे रहा हूं, हटा, पापा हटा दो, पापा को मत हटा दो। चलो, हमने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई। जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते थे, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते थे, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते थे स्टूडेंट नाम का, जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाते थे स्टूडेंट नाम का, ठीक उसी तरीके से स्ट्रक्ट की जगह पे हमने लिख दिया क्लास, स्टूडेंट की जगह पे हमने लिख दिया कार। अब ये जो पब्लिक है, ये पब्लिक क्यों लिखा है, पिछली वीडियो देखो जाके, और उसमें मैंने आपको एक्सेस स्पेसिफायर के नाम की चीज बताई है। वो चीज आप पब्लिक समझ जाओगे कि ये पब्लिक क्यों आ रहा है। अब इसके अंदर वही सेम 3 चीजें, जिस तरीके से स्ट्रिंग के सपोज स्टूडेंट के अंदर हमने लिखा था स्ट्रिंग नेम, ठीक है, हमने लिखा था इंट एज, ठीक उसी तरीके से क्लास के अंदर स्ट्रिंग ब्रांड, भैया जो कार है ना, कार एक क्लास हो गया, उसके अंदर भैया उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका एक कुछ ब्रांड होगा, उसका एक कोई मॉडल नंबर होगा, कौन से ईयर में वो बनी है, ऐसा कुछ होगा। क्या बात है भाई, घोस्टिंग में तो कुछ ऐसी कहानी होगी। अब इसी कार का, जो इसी क्लास का अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा कि ये जो कार है मैं उसको कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा कि भैया कार का एक ऑब्जेक्ट बनाओ जो कि है माई कार। अभी तक आप कार कर रहे होते हैं, किसी भी कार का कुछ ब्रांड होगा, कुछ मॉडल नंबर होगा, कुछ ईयर ऑफ पासिंग होगी कि कौन से ईयर में वो कार बनी है। लेकिन आप बाकी कार्स का समझो, ये यूनिवर्सल चीज हो गई, हर कार का ये चीज होगा। लेकिन आप मेरी कार की बात करो, आप अब मेरी कार की बात करो, तो हमने क्या किया, कार नाम की क्लास के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो है माई कार। और मैंने क्या लिखा कि जो माई कार है, माई कार का, मेरी जो कार है उसका जो ब्रांड होगा वो है टोयोटा, मुझे टोयोटा बहुत पसंद है। माई कार का जो मॉडल होगा वो है कोरोला, टोयोटा कोरोला हमने देखी होगी। और जो ईयर ऑफ पासिंग है वो है 2020। कुल मिला के हमने एक क्लास बनाई जो कि है कार नाम की क्लास बनाई। उसके अंदर हमने एक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया। इसको तो मैं अभी बिल्कुल कतई नहीं बताऊंगा, आप इसको पिछली वीडियो से जाके देख के आओगे, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली वीडियो है उससे जाके पढ़ के आओगे। अब इस क्लास के अंदर हमने 3 चीजें स्पेसिफाई करी कि भैया अगर कोई भी कार है तो उसका कोई ब्रांड होगा, उसका कोई मॉडल होगा और ईयर ऑफ पासिंग होगी। अब इसी स्ट्रक्चर, इसी क्लास को यूज करते हुए मैंने एक माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने बताया कि माई कार डॉट ब्रांड इज इक्वल टू टोयोटा, मेरी कार का जो ब्रांड है वो है टोयोटा। माई कार डॉट मॉडल इज इक्वल टू कोरोला, मेरी कार का जो मॉडल है वो है कोरोला।
और जो ईयर ऑफ पासिंग है मेरी कार का वो है 2020। तो हालांकि ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि मेरी कार का पासिंग क्या है, आपको जानना ये है कि क्लास किस तरीके से डिक्लेयर हो रही है, क्या सिंटेक्स है क्लास का, ये चीज देख लो, और किस तरीके से उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उस चीज को देख लो। एक्चुअल जब अपन एप्लीकेशन कर रहे होंगे, जब अपन एक्चुअल प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे, तो चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाने वाली है, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाने वाली है। तो हमें समझ में आ गया भैया, क्या क्या समझ में आया। हमने सबसे पहले फंडामेंटल डेटा टाइप्स देख लिए। शायद आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो रही है, फंडामेंटल की स्पेलिंग भूल गए क्या सर? बेसिक बोलूंगा, हाँ फंडामेंटल। सबसे पहले हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखे, उसके बाद हमने इससे डिराइव्ड डेटा टाइप्स देखे, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। इसके बाद हमने क्या देखे? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। बेसिक के अंदर हमने बहुत सारे डेटा टाइप्स देखे, इंट, फ्लोट, कैर, आपका बूल, आपका वॉइड। डिराइव्ड के अंदर हमने देखा भैया हमारा एरेस क्या होता है, हमारा फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर्स क्या होता है। यूजर डिफाइंड के अंदर हमने क्या देखा भैया? सबसे पहले हमने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर यूनियन क्या होता है, एन्यूमरेशंस क्या होते हैं, और क्लास क्या होता है। चार चीजें हमने देखी। अब उसके बाद इतना खत्म होने के बाद हमारा हमारा डेटा टाइप ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब देखते हैं अपने वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एग्जाम में कभी मैंने चेक किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज एग्जाम में आ सकता है तो चलो ठीक है, इसको भी लिखवा देते हैं। अब सबसे पहले अगर हमें कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई भी नाम देना है, तो हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना के रखे हैं। हम पहले उसकी तरफ नजर डाल लेते हैं। अब मैंने आपको शुरू से ही बताया कि किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले उसका डेटा टाइप बताओगे, वेरिएबल का नाम रखोगे और उसके अंदर डेटा को स्टोर कराओगे। ये जो वेरिएबल का नाम हमने रखा, ये नाम रखने के बहुत सारे रूल्स होते हैं कि ये नाम किस तरीके से रखा जाता है। इसको आप कुछ भी नहीं बुला सकते हो, चिंटू मिंटू पिंटू। अब वेरिएबल्स के नेम किस तरीके से लिखे जाएंगे, उसके सेट ऑफ रूल्स ये है कि वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। या तो वो ए, बी, सी, डी इन सबसे स्टार्ट होना चाहिए, या फिर वो अंडरस्कोर राहुल हो सकता है, अंडरस्कोर ए हो सकता है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। सबसीक्वेंट कैरेक्टर्स कैन बी लेटर, डिजिट और अंडरस्कोर। इसके बाद ये जो हमने सपोज राहुल लिखा, इसके बाद आप अंडरस्कोर लगाओ, द्विवेदी लगा दो। ये मेरे भैया का नाम है राहुल द्विवेदी, ठीक है। राहुल लगाया, अंडरस्कोर लगाया, द्विवेदी लगाया। कहने का मतलब क्या है कि राहुल के बाद आप कुछ भी लगाओ, डिजिट्स लगाओ, लेटर्स लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, C++ इज केस सेंसिटिव। मतलब कि अगर आपने सपोज कोई वेरिएबल बनाया है ए नाम का, जो कि छोटा ए है, आप कॉल करते टाइम पे इसको बड़ा ए नहीं लिख सकते, केस सेंसिटिव है। सो वेरिएबल एंड वेरिएबल आर डिफरेंट। अच्छा, ये छोटा वी और ये बड़ा वी, ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल्स। ये मैंने शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ाया है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए भैया? इफ हो गया, एल्स हो गया, जो मैंने फंक्शंस बताया आपको, फंक्शंस आप कहीं नहीं यूज कर सकते, क्लास आप कभी यूज कर सकते, क्योंकि जो क्लास है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, कंपाइलर के अंदर इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, तो आपको इसको एज अ वेरिएबल यूज करने की जो जरूरत है वो चीज आपको नहीं करनी। चलिए, वेरिएबल की डेफिनेशन यहां पे लिख लेना। वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, जो मैंने आपको बताया, वो वैरायटी ऑफ डेटा टाइप्स आप यूज कर सकते हो, इंट, फ्लोट, बूलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग। हालांकि जब आप फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन का भी जो नाम रखोगे उसको भी तो वेरिएबल ही कहते हैं, तो उसमें आप स्पेसिफिक जो आपका वॉइड है उसको यूज कर सकते हो। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वहां पे आप स्ट्रक्ट, क्लास, ये सब यूज करो। तो कहानी कुछ ऐसी है, ज्यादा इसमें पढ़ना है नहीं। अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है, तो ये कुछ जर्नी होती है। सबसे पहले उसका डेटा टाइप बनाओ। डेटा टाइप सपोज इंट, भैया आपको इंट बहुत से लगा है, इंट हमने डेटा टाइप बनाया। उसके बाद वेरिएबल का नाम रखा ए, उसके अंदर हमने असाइनमेंट लगाया। असाइनमेंट क्या? इज इक्वल टू, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है कि मैं 10 नंबर की वैल्यू को ए के अंदर असाइन कर रहा हूं, और लास्ट में हमने वैल्यू लिखी। कुछ ये 4 सिंटेक्स होता है, इसको आप नोट कर सकते हो। चलिए, अगली चीज हमारी क्या बची हुई है? अगला एक और क्वेश्चन, एक और सवाल जो मैं आपके दिमाग में डाल देना चाहता हूं, उसका आंसर कि हाउ डू वी परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस इन C++। क्या होता है कि जिस तरीके से हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक उसी तरीके से कुछ लाइब्रेरीज प्रेजेंट होती हैं, जहां पर कुछ कोड ऑलरेडी लिखा हुआ प्रेजेंट है। हमें क्या करना होता है कि उन कोड की फाइल्स को वहां से डायरेक्टली इनपुट करके और उसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर
हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं सी आउट और सी इन। इन दोनों फंक्शंस का मतलब क्या है कि जहां पे भी आप सी इन लिखोगे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि अब हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना है। अभी सिर्फ इतना समझो, ज्यादा डीप में मत जाना। जहां पे भी आप सी इन लिख दोगे कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड के बाद जो भी वेरिएबल लिखा हुआ है वहां पे हमें यूजर से इनपुट लेना है। और जहां पे आप सी आउट लिख दोगे, सी आउट सपोज मैंने यहां सचिन लिख दिया, हालांकि यहां हेलो वर्ड लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां मैंने सचिन लिख दिया, तो हमने क्या कंपाइलर क्या समझेगा कि सी आउट के बाद जो भी चीज लिखी हुई है मुझे उसे आउटपुट में देना है। तो ये जो सी आउट और सी इन है, क्या हमने इसे अपने प्रोग्राम में कहीं भी डिफाइन किया? नहीं भैया, कहीं भी डिफाइन नहीं किया। हमने बस क्या किया कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में एक आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल जिसके अंदर सी आउट और सी इन किस तरीके से फंक्शन करेगा इसका कोड लिखा हुआ है। और ये जो फाइल है ये किसी लाइब्रेरी में प्रेजेंट है जिसे हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। अब इस फाइल को इंक्लूड करने का जो सिंटेक्स रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है कि पहले हैश लगाया, फिर इंक्लूड लिखा और यहाँ पे आईओ स्ट्रीम लिखा। अभी आप जब तक C++ पे कोई प्रोग्राम लिखोगे तो आपकी पहली दो लाइन से ही होंगी हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और दूसरी होगी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी में फिर कभी आपको समझा दूंगा। अभी के लिए समझो कि जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, हम आईओ स्ट्रीम नाम की फाइल को किसी लाइब्रेरी से इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि हमें सी आउट और सी इन का जो कोड है दोबारा ना लिखना पड़े। और अगर हम सी इन सी आउट कहीं पे यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर को समझ में आ जाए कि भैया हमें आउटपुट या फिर इनपुट को लेना है। हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इनपुट और आउटपुट परफॉर्म किया जाता है एक C++ प्रोग्राम के अंदर। वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूं इस बार। अभी जब आ रहा था घर से तो क्या हुआ कि रास्ते में बारिश होना शुरू हो गई। मेरे को लगा यार कपड़े गंदे हो गए तो अब कैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है फिर सूख गया। चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आशा करता हूं आपने सारी चीजें लिखी होंगी, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लेना। कमेंट्स मैंने देखे थे, भैया क्या आप नोट्स प्रोवाइड करोगे? नहीं भैया, मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। एक हमारी वो क्या होती है कि अगर हमें नोट्स मिल जाते हैं छपे छपाए तो भैया क्यों नोट करूंगा। फिर हम क्या करते हैं कि सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, सोते सोते चलो 2x में भैया का लेक्चर देख लेते हैं। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। अपन क्या करने वाले हैं, मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आपको क्या करना है, पहले लेक्चर देख लो। कोई भी टॉपिक है, इंडिविजुअल टॉपिक्स देख लो। लेक्चर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक देखा, आपको जो समझ में आ रहा है वो अपने हाथों से लिख लो, अपने वर्ड्स में लिख लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही एज इट इज आप नोट्स छाप लो, लेकिन जो मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं, जो मैंने आपको सेंटेंसेस लिखवाए हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल्स लिखवाए हैं, अगर उसको एज इट इज आप एग्जाम में लिख के आओगे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अब क्योंकि इस छोटे से स्मार्ट बोर्ड में मैं आपको बहुत सारा डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, तो आप क्या कर रहे होगे, जो भी छोटी छोटी लाइन्स मैं यूज कर रहा हूं उससे जो भी रिलेटेड आपको समझ में आ रहा है उसको और आप फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी ज्यादा भर जाएगी और आपको एग्जांपल्स फ्लो चार्ट्स बनाना तो आता ही है। अब आपको क्या करना है, चीजों को रिवाइज करते जाना है, नोट्स अच्छे से बनाना है और अपना ध्यान रखना है। तब तक के लिए धन्यवाद।